प्यारे भैया बहनों, पहला अध्याय मैं आपको पिछले कालखंड में बताया, समझाया और वो अध्याय समाप्त हो गया है। पर कोई भी प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन मन में आए तो आप बेझिझक मुझे किसी भी माध्यम से क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में भूमि संसाधन दूसरा अध्याय भूगोल का है, दूसरा टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आखिर ये भूमि को भी हमने संसाधन माना है, तो भूमि को जब संसाधन हमने माना है तो हम देखते हैं कि भूमि का भी हम मानव जीवन में उपयोग करते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि कोई भी वस्तु, प्रकृति द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु अपने आप में संसाधन नहीं है, परंतु जब हम उसका उपयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो वही वस्तु संसाधन बन जाता है। अब यहाँ पर हम भूमि संसाधन, तो हम देखते हैं कि भूमि का हम अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करते हैं और उसका स्वरूप को हम अपने ढंग से बनाने का, ढालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम भूमि संसाधन में जितने भूमि का हम उपयोग करते हैं उसको भूमि उपयोग कहा जाता है। तो भूमि उपयोग में हम इसमें देखते हैं, पहला बिंदु है वन भूमि। वन भूमि के अंतर्गत क्या, ऐसी प्राकृतिक वनस्पतियों का सघन आवरण जहाँ पर होता है उसे हम वन भूमि के नाम से जानते हैं। तो वन भूमि का होना भी बहुत आवश्यक है। सामान्य रूप से मानव जगत के लिए और प्रकृति के संतुलन के लिए भूमि पर 33% वनों का आवरण होना चाहिए, मगर आज हम देखते हैं कि मात्र 23% भूभाग में ही वनों का आवरण है, जो कि बहुत कम है। आज हमारे भारत में 23% भूभाग में वनों का आवरण है, जबकि होना चाहिए 33%। तो हमें वन के आवरण को बढ़ाना पड़ेगा और जितने भाग में वन का आवरण होता है उसे हम वन भूमि के नाम से जानते हैं। तो जितनी अधिक वन होंगी, वनस्पतियाँ होंगी, उतना ही अधिक हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इस प्राकृतिक संतुलन के लिए कम से कम धरातल में 33% भूमि पर वन भूमि का होना आवश्यक है, वन का आवरण होना आवश्यक है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मात्र 41.75% भाग पर वन का आवरण है, जबकि अलग अलग राज्यों में वन का आवरण अलग अलग है। कहीं पर बहुत अधिक है, कहीं पर कम है। हम देखते हैं उत्तर पूर्वी भारत में हिमाचल, मिजोरम, नागालैंड, असम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन पाए गए हैं। 70 से 80% वन यही पाए जाते हैं, जबकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ वनों की बहुत कमी है। तो ये क्षेत्र वन भूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा है उपवन भूमि। ऐसी भूमि जहाँ पर वन नहीं बल्कि उपवन नाम दिया गया। तो उपवन का मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पर हम फलदार वृक्ष लगाते हैं, बाग बगीचे जहाँ फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, उसे उपवन भूमि के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि पहले उपवन भूमि अधिक था, मगर मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए उपवन भूमि को बदल करके वह कृषि भूमि में बदलने लगा है। तो यह उपवन भूमि से जहाँ से हमें फलों की प्राप्ति होती है। तीसरा बिंदु है कृषि भूमि। आज भारत में लगभग 46% जो भूभाग है वह कृषि भूमि कहलाता है, जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। तो हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कृषि किया जाता है। हम व्यापारिक फसलों का, खाद्यान्न फसलों का, अनेकानेक रूपों में फसलों का उत्पादन करते हैं। और जितने क्षेत्र में कृषि भूमि, उसी को हम कहेंगे जहाँ पर कृषि कार्य किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि सिंचाई सुविधा, जब 1947 के पहले की हम बात करें, उस समय सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, मगर जैसे 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ। तो जैसे जैसे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ तो कृषि भूमि में हमने देखा कि वहां पर हम वनों का, वन की आवरण में जैसे हम देख रहे हैं कि वृद्धि नहीं हो पा रहा है, ठीक कृषि भूमि में भी वही बात देखने को मिल रहा है। कृषि भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता, मगर हम सिंचाई के माध्यम से कृषि भूमि का उपयोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, इस तरीके से हमें प्रयास करना होगा। और इससे सिंचाई की सुविधाएं जब होंगे तो सिंचाई सुविधा से हम बहुफसली, एक साल में 2-3 फसलें उगा सकते हैं। इस प्रकार से कृषि भूमि का विस्तार किया जा सकता है। उसके बाद अकृषि भूमि। अकृषि भूमि ऐसी भूमि है जहां पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। जैसे हमने खेल का मैदान देखा, बिल्डिंग बनाया, यातायात, कल कारखाने, सड़क, रेल मार्ग, ये ऐसी भूमि है जहां पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, उसे हम अकृषि भूमि की श्रेणी में रखते हैं। वैसे ही हिमाच्छादित क्षेत्र को देखते हैं, जहां पर बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, जहां कृषि कार्य संभव नहीं है या कृषि कार्य नहीं हो रहा है। सीधे शब्दों में हम ये कहें कि जिस भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है उसका उपयोग हम यातायात, मकान, आवास,
एवं अन्य मनुष्य अपने जीवन की उपयोगिता के हिसाब से उस जमीन का उपयोग कर रहा है, मतलब कृषि कार्य छोड़ करके अन्य कार्य होता है, तो उसे हम अकृषि भूमि की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा वन भूमि, उपवन भूमि, कृषि भूमि, अकृषि भूमि। भूमि को हमने अलग अलग रूपों में उनका उपयोग किया है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, हमने उसको बदलने का प्रयास किया है। इसके आगे हम भूमि का और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, इसका और क्या क्या उपयोग होता है, आगे के कालखंड में और इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।